Okay. Yeah. Good evening. Everyone join. So Priya टेकवानी जो विजुअल स्टूडियो किया था वो लाइक जिप डाउनलोड किया था या उसका EXE डाउनलोड किया था? ओके. कुछ करप्ट वो करप्ट लग रहा है तो ट्राई आउट करना फिर से एक्सट्रैक्ट करके सही से एक्सट्रैक्ट नहीं हुआ होगा. शायद चल जाएगा. एरर तो वही दिखा रहा है. ठीक ठीक है, अपन स्टार्ट करते हैं. कल का जो बचा था हमारा वहां से एचटीएमएल फॉर्म से ट्राई करते हैं कुछ जो फील्ड बचे हैं. तो लेट्स गो अहेड. कल प्रिया बोबड़े ने क्वेश्चन किया था कि वैलिडेशन कैसे कर सकते हैं. तो अगर उसको सिंपल वैलिडेशन करने हैं तो HTML5 में एक फीचर आ चुका है विच विल कॉल पैटर्न. तो पैटर्न में हमें क्या प्रोवाइड करना पड़ता है? रेगुलर एक्सप्रेशन. तो रेगुलर एक्सप्रेशन कुछ भी हो सकता है, आप सीख भी सकते हो या गूगल से मिल जाते हैं आराम से. ये जो पैटर्न प्रॉपर्टी है उसमें मैंने एक रेगुलर एक्सप्रेशन पास किया. तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि मैं इसमें सिर्फ कैपिटल A to Z या स्मॉल A to Z ही अलाउ करूंगा. नंबर या कुछ इसमें अलाउड नहीं रहेगा. तभी जो इंटर नेम है, देखो इस अगर इसमें डाल रहा हूँ और अल्फा न्यूमेरिक डाल रहा हूँ तो अभी कुछ नहीं होगा, बट जब मैं सबमिट फॉर्म करूंगा ये मुझे एरर देगा. प्लीज मैच द रिक्वेस्टेड फॉर्मेट. और सिर्फ अगर नंबर डालूंगा और सबमिट करूंगा, क्या बोल रहा है ये? एक मिनट, मुझे नीचे का ही निकालने दो, जिसकी जरूरत नहीं है. कुछ तो एरर दे रहा है यार. सबमिट पे क्या हो रहा है? कुछ तो रेगुलर एक्सप्रेशन गलत हो गया. ओके. तो इसका मीनिंग वही हुआ कि तुम सिर्फ एक कैरेक्टर डाल सकते हो. आइदर कैपिटल और स्मॉल एक ही कैरेक्टर डाल सकते हो. तो ऐसे हम कुछ भी रेगुलर एक्सप्रेशन डाल सकते हैं अगर हमें करना है. तो अगर मैं गूगल करूंगा तो आपको बहुत सारे रेगुलर एक्सप्रेशन मिल जाएंगे, बस वो यहाँ पुट करने होते हैं पैटर्न पे. और जब भी हम सबमिट करते हैं मल्टीपल तो उस टाइम पे वो एरर दिखाएगा. बड़े सिंपल रेगुलर एक्सप्रेशन के लिए. अगर ज्यादा कॉम्प्लिकेट हुआ तो उसके से फिर जावास्क्रिप्ट यूज करना होता है. तो आप अगर रेगुलर एक्सप्रेशन कुछ भी कर सकते हो तो आपको गूगल मिल जाएगा. और स्पेशल कैरेक्टर फॉर अल्फान्यूमेरिक, बस वहां से कॉपी करो. ये जो रेगुलर एक्सप्रेशन दिख रहा है वो कॉपी करो और यहाँ पेस्ट कर दो. सो वो जो रेगुलर एक्सप्रेशन है, वो जो पैटर्न है, वो इसको अप्लाई हो जाएगा हमारे इनपुट फील्ड को. क्लियर है प्रिया? प्रिया बोबड़े, आर यू क्लियर कि लाइक कैसे हम रेगुलर एक्सप्रेशन जो ये डाल सकते हैं? ओके. ठीक है. अपन कल कुछ चीजें बची थी एचटीएमएल फॉर्म की, वो अपन आगे जाएंगे आज.
आई थिंक एक ही बचा था, तो मैं उसे स्टार्ट करता हूँ। हमने ऑलमोस्ट सारा कवर कर चुके हैं, बस एक जो बचा है मुझे लगता है वो है ड्रॉप डाउन। तो ड्रॉप डाउन के लिए हम क्या क्या टैग यूज करते हैं? I now do department। तो जब भी हमें ड्रॉप डाउन यूज करना होता है तो हम कौन सा टैग यूज करते हैं? सिलेक्ट। उस सिलेक्ट में हम प्रोवाइड करेंगे डिफरेंट ऑप्शंस जो मुझे दिखाने हैं। तो अगर मैं यहाँ डालूंगा मैकेनिकल, केमिकल, तो सी क्या होता है। जैसे ये मैंने डाला इंटर डिपार्टमेंट और सिलेक्ट, तो उसने मुझे एक ड्रॉप डाउन दिखा दिया। तो सिलेक्ट यूज करते हैं और जो भी हमें ऑप्शन नीचे दिखाने हैं वो जाएगा ऑप्शन में। तो इसमें ज्यादा कुछ भी नहीं है, बस इतना ही है कि लाइक ड्रॉप डाउन कैसे दिखाना होता है। और यहाँ भी अगर मैं आईडी डाल दूंगा तो शायद वही वर्क करेगा जैसे हमारे इसके लिए करता है। जैसे मैं इस पे क्लिक कर रहा हूँ, ये हाईलाइट हो रहा है। ठीक, ओके, ठीक है। तो ये हमारा फॉर्म हो गया। सो वी विल लेट्स गो अहेड विद नेक्स्ट टॉपिक। अगर फॉर्म का और भी कुछ चाहिए डिटेल में, ये फॉर्म में और कौन कौन से इनपुट होते हैं, तो ये जो अपना W3 स्कूल है उसको आप रेफर कर सकते हो। इसमें बाकी भी मिल जाएगा कि STL फॉर्म में कौन कौन से इनपुट टाइप रह सकते हैं। एक बटन हमने कर लिया, चेक बॉक्स कर लिया, कलर होता है, डेट हमने कर लिया, ईमेल, फाइल। अब हिडन क्या होता है, दिखाता हूँ अभी। इमेज हो गया, तो ये सब ट्राई आउट करो। अगर कुछ प्रॉब्लम आती है तो मुझे बताना। हर इसका एक कुछ अलग मीनिंग होता है। अभी हिडन दिख गया तो मैं हिडन दिखाई देता हूँ। अगर कोई जो ईमेल ये है इनपुट, अगर मुझे हाइड करना है तो उस केस में मैं प्रॉपर्टी यूज करूंगा हिडन। तो जैसे मैं हिडन बोलूंगा तो क्या करेगा, इसको वो हाइड कर देगा। तो वैसे यहाँ बहुत सारे प्रॉपर्टीज है, तो ट्राई आउट कर सकते हो W3 स्कूल पे जाके। HTML फॉर्म, उसके एट्रीब्यूट्स भी यहाँ पे अवेलेबल है कि क्या क्या एट्रीब्यूट्स होते हैं। जैसे कि रीड ओनली होता है, तो रीड ओनली क्या करता है, रीड ओनली क्या करता है, जैसे कि मैंने यहाँ हिडन निकाल दिया। अभी मैं यहाँ इंटर कर सकता हूँ। फिर यहाँ अगर मैं लिख देता हूँ रीड ओनली, तो यहाँ मुझे अलाउड नहीं करेगा, कुछ भी लिखने नहीं देगा। ऐसा हम उस चीज में करते हैं जहां हमें कुछ वैल्यू चेंज करने नहीं होनी होती है, बट कुछ डिफॉल्ट वैल्यू भी तो देनी पड़ेगी। तो डिफॉल्ट वैल्यू देने के लिए क्या करेंगे हम, तो वहाँ पे एक दूसरा एट्रीब्यूट था वो यूज करेंगे, वैल्यू। एंड आई एम जस्ट सेइंग ABC समथिंग, सेव। तो क्या हो गया, ABC से वो वैल्यू दिखा रहा है, बट मैं वहां वैल्यू अभी चेंज नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मैंने उसको क्या किया, रीड ओनली। तो ये कुछ एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट्स है वो यूज करके हम उसका बिहेवियर चेंज कर सकते हैं।
अभी मैं रीड ओनली निकाल देता हूँ, तो अभी क्या कर सकता हूँ, मैं चेंज कर सकता हूँ, बट मुझे एक्चुअली वैल्यू नहीं दिखानी है, मुझे सिर्फ यूजर को सजेस्ट करना है। अदरवाइज क्या होगा, वो वैल्यू दिखा रहा है, मुझे सिर्फ सजेस्ट करना है, और जैसे यूजर इंटर करे वो सजेशन चला जाना चाहिए। तो एक और एट्रीब्यूट होता है, वो हम मोस्टली आजकल यूज करते हैं, विच इज कॉल्ड प्लेस होल्डर। ये वैल्यू निकाल देता हूँ मैं, इट्स काइंड ऑफ सजेशन, प्लीज एंटर नेम। तो ये देखो, ये वैल्यू नहीं है, जैसे एक सजेशन है, जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा और डालूंगा तो वो गायब हो जाएगा। तो आजकल ये हर साइट पे आपको मोस्टली दिखेगा कि ये दिस काइंड ऑफ सजेशन आर ऑलवेज बी देयर इन इनपुट टैग्स। तो वो एक्चुअली इससे अच्छे होता है, प्लेस होल्डर से। तो ये मैं सबके लिए डाल सकता हूँ, प्लेस होल्डर एंटर ईमेल। तो ऐसा मैं सबके लिए डाल सकता हूँ। तो ऐसे जब मैं सबके वैल्यू डाल रहा हूँ, तो सबमिट कब काम में आएगा, तो सबमिट का यूज क्या होता है, तो ये जो पूरा डेटा यूजर एंटर किया, ये जो डेटा यूजर एंटर कर रहा है, वो मुझे सर्वर पे भेजना है। तो जब मैं सबमिट क्लिक करूंगा, तब एक्चुअली मैं निकाल ही देता हूँ ये पैटर्न। समझ में आ गया है ना। तो जब मैं एंटर कर रहा हूँ, जब मुझे भेज दे, तब मैं सबमिट क्लिक करूंगा और वो और एरर नहीं देगा, क्योंकि वो वैलिड ईमेल आईडी चाहिए। तो क्या करेगा, वो सबमिट करेगा। बट थिंग इज कि अपने पास अभी बैकएंड कोड तो कुछ है नहीं, तो हम दिखा नहीं सकते। पर एक और बटन होता है जो मैं यहाँ दिखाऊंगा। जैसे बटन होता है, सबमिट टाइप का बटन होता है, देयर इज आल्सो वन स्पेशल काइंड ऑफ बटन कॉल्ड रिसेट। तो रिसेट क्या करता है, मैं कुछ भी वैल्यू डाल रहा हूँ, जैसे मैं रिसेट पे क्लिक करूंगा, ये क्या करेगा, पूरा फॉर्म रिसेट कर देगा। रिसेट कर देगा मैं ये सारी वैल्यू वो एम्प्टी कर देगा। तो अगर ऐसा हमें कुछ बिहेवियर चाहिए तो हम एक बटन रख सकते हैं, उसका टाइप रहेगा रिसेट। सबमिट तब पिक्चर में आएगा जब तुम्हारा बैकएंड कोड रेडी होगा, आइदर जावा में या पीएचपी में या कहीं भी। मैं ये पॉइंट फिर से रिपीट कर रहा हूँ। हाँ प्रिया, अभी हम वही टाइप बात कर रहे थे। ये एक स्पेशल, जैसे हमारा टाइप एक बटन होता है सबमिट टाइप का, या हम इनपुट कर यूज करके भी सबमिट बटन ले सकते हैं, या बटन यूज करके भी, जैसे मैंने दिखाया था। वैसे एक और बटन होता है विच इज ऑफ काइंड रिसेट। तो उसका यूज क्या होता है, समझो मैंने इसमें बहुत कुछ डेटा फिलअप किया है। अब समझो कि मुझे पूरा फॉर्म रिसेट करना है, लाइक मेरा कुछ तो गलत हो गया, आई वांट दिस फॉर्म टू बी एट द इनिशियल स्टेट। तो उस केस में क्या करूंगा, मैं एक बटन लूंगा जिसका टाइप रहेगा रिसेट। तो इस पे जब भी क्लिक कर क्या होता है, पूरा फॉर्म रिसेट हो जाता है, लाइक सारी जो वैल्यू है वो चली जाती है। तो ऐसा अगर हमें बिहेवियर चाहिए तो हम क्या देंगे, बटन जिसका टाइप है रिसेट। सबमिट तब पिक्चर में आएगा जब हमारा बैकएंड कोड रेडी होगा, लाइक आइदर हमारे सर्वर पे पीएचपी या जावा कोड होना चाहिए, तभी हम सबमिट कर पाएंगे। बट अभी हमारे पास कुछ भी नहीं है, तो जस्ट नाम के लिए है, क्योंकि हम सबमिट नहीं कर पाते हैं। क्योंकि जब भी हमें सबमिट करना होता है ना, तो यहाँ में हमें
एक्शन में उसका यूआरएल लिखना होता है कि ये फॉर्म में एक्चुअली किसको सेंड करना है। जैसे कि हम जब कोई भी वेबसाइट दिखते हैं, अगर उसका हम ओपन करेंगे ना व्यू सोर्स, तो उसमें लिखेगा, उसमें एक यूआरएल रहेगा कि जब फॉर्म का सबमिट बटन सबमिट हम क्लिक करेंगे तो एक्चुअली वो कहाँ पे जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? लाइक सिलेक्ट एंड रिसेट, और जो प्रॉपर्टी मैंने बताई अभी, प्लेस होल्डर एंड रीड ओनली, यहाँ तक क्लियर है सबको? ठीक है, तो एक काम करना, कल अगर जितना भी हो सके तो W3 स्कूल पे जाके HTML के कि जितने ज्यादा से ज्यादा इनपुट टाइप यूज कर सकते हो ट्राई आउट करो। जितने भी जो भी हमने कुछ मिस कर दिए होगे तो ट्राई आउट करो और देखो कुछ एरर आती है क्या, और साथ में उसका एट्रीब्यूट्स भी। अगर कुछ एरर आती है तो मुझसे कांटेक्ट करना, मैं देखता हूँ। ठीक है, ठीक है। सो आज का नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा ब्लॉक ब्लॉक लेवल ब्लॉक एलिमेंट एंड इनलाइन लेवल एलिमेंट। तो वो अपन जाते हैं नेक्स्ट अभी। क्या होता है जब भी HTML हम लिखते हैं, तो जो भी हम टैग्स अब तक देख चुके हैं, लाइक H1 H2 div, हमने पैराग्राफ यूज किया, हमने एंकर टैग यूज किया लिंक के लिए ए टैग, हमने और कौन सा टैग यूज किया है, यूएल यूज किया फॉर अनऑर्डर्ड लिस्ट, ओएल यूज किया फॉर ऑर्डर्ड लिस्ट। तो हमेशा उसमें दो टाइप रहेंगे, दो टाइप के HTML एलिमेंट है, ब्लॉक एलिमेंट्स और दूसरा है इनलाइन एलिमेंट। तो ब्लॉक एलिमेंट क्या होते हैं, अभी जैसे कि मैं दिखाता हूँ कि मैंने लिया पैराग्राफ लॉरेम। अगर हमें कुछ डमी टेक्स्ट चाहिए तो विजुअल स्टूडियो में एक इनबिल्ट फंक्शनलिटी है, तो खाली मुझे क्या लिखना पड़ेगा, लॉरेम, और मैं बोलूंगा 10, तो मुझे वो 10 वर्ड्स लिख के देगा। मैंने किया इसको कॉपी, पेस्ट, सेव, ओपन विथ लाइव सर्वर। तो यहाँ देखो, तो ब्लॉक लेवल का मीनिंग क्या हुआ, कि मैंने ये पहला पैराग्राफ लिया, थोड़ा सा कर सकता हूँ, मैंने एक पहला पैराग्राफ लिया और नीचे दूसरा पैराग्राफ लिया। उसने क्या किया, जैसे ही ये इसका टेक्स्ट खत्म हो गया, इमीडिएटली जो नेक्स्ट पैराग्राफ है उसको उसे नेक्स्ट लाइन पे पुश कर दिया। तो ब्लॉक लेवल एलिमेंट क्या करते हैं, ब्लॉक लेवल में उसका टेक्स्ट कितना भी, अभी टेक्स्ट हमें दिख रहा है कि इतना बड़ा है, योर इसका टेक्स्ट सिर्फ इतना भी हो, ऐसे नहीं कि उसने पूरा कवर किया या नहीं, इतना उसका टेक्स्ट इतना भी होगा, इतना कम भी टेक्स्ट हो, फिर भी वो क्या करेगा, वो पूरा जो स्पेस है उस हॉरिजॉन्टली वो ऑक्यूपाई करेगा और नेक्स्ट एलिमेंट को पुश करेगा नेक्स्ट लाइन पे। और बाय डिफॉल्ट जो भी ब्लॉक लेवल एलिमेंट है उसको कुछ ऑलरेडी स्टाइल
असाइन होती है, जैसे कि मार्जिन, ये हमें दोनों इसमें मार्जिन भी दिख रही है। तो उसका वो डिफॉल्ट बिहेवियर है कि अगर ब्लॉक लेवल एलिमेंट है तो एक लाइन पे एक ही रहेगा, इट डजंट मैटर कि उसमें टेक्स्ट कितना है। और वही अगर मैं इनलाइन की बात करता हूँ, तो जैसे मैं दिखाता हूँ एक इनलाइन का एग्जांपल, जैसे कि मैं एंकर टैग यूज कर रहा हूँ। और दूसरा एंकर टैग यूज कर रहा हूँ। तो देखो डिफरेंस क्या है। जैसे कि मैंने ये दो दो एंकर टैग लिए, दिस इज इनलाइन एलिमेंट। तो यहाँ क्या करेगा वो, जितनी उसको जगह चाहिए उतनी उसने ऑक्यूपाई की, और नेक्स्ट जो एलिमेंट है उसने नेक्स्ट प्लेस कर दिया। बट जो ब्लॉक लेवल एलिमेंट होते हैं वो क्या करते हैं, इट डजंट मैटर कि उसको कितना स्पेस चाहिए। अगर वो टेक्स्ट इतना बड़ा भी होता तभी भी वो जो क्या करता, नेक्स्ट लाइन पे ही पुश करता। अगर मैं यहाँ लोरेम लिखता हूँ, फिफ्टी, तो उसने क्या किया, यहाँ तक पूरा लिखा जहां तक है, यहाँ यहाँ तक, और उसके बाद इसको नेक्स्ट लाइन पे पुश कर दिया विद सम मार्जिन। बट अगर हम इनलाइन एलिमेंट करते हैं तो वो क्या करता है, साइड में ही उसी रो में उसको प्लेस कर देता है। तो दिस इज द डिफरेंस। थोड़ा डिफरेंस समझ में आया कि व्हाट इज इनलाइन एंड व्हाट इज ब्लॉक। ओके, तभी कौन इनलाइन कौन से होते हैं और ब्लॉक कौन से होते हैं, तो जरा हम रेफरेंस देखेंगे यहाँ पे जाके। तो ये लाइन पढ़ो जरा। जैसे कि इसमें मेंशन किया है, क्या बोल रहा है, एवरी एस्टिमेट हैव डिफॉल्ट डिस्प्ले वैल्यू एंड डिपेंडिंग ऑन व्हाट टाइप ऑफ एलिमेंट इट इज, देयर इज ऑलवेज टू टाइप ऑफ डिस्प्ले वैल्यूज, ब्लॉक एंड इनलाइन। जैसे हमने यहाँ देखा, पैराग्राफ के लिए उसने बाय डिफॉल्ट नेक्स्ट लाइन पे उसने पुश कर दिया, प्लस कुछ मार्जिन भी आया। पर इनलास के केस में उसने कुछ भी, इवन थोड़ा भी मार्जिन दिख नहीं रहा है, बहुत पास दिख रहा है। तो डिपेंडिंग ऑन विच काइंड ऑफ एलिमेंट इट इज, उसको कुछ डिफॉल्ट सीएसएस अप्लाई हो जाती है। जैसे कि div, ये ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, ये भी कुछ ब्लॉक लेवल एलिमेंट है जो हमने अब तक ज्यादा यूज नहीं किए बट किए हैं। लेकिन div ब्लॉक लेवल हो गया। h1 जो भी हेडर्स टैग है हमारे, अगर वो भी मैं पुश करूंगा तो हर हेडर नेक्स्ट लाइन पे आएगा, सेम लाइन पे नहीं दिखते। फॉर्म इज अ ब्लॉक लेवल एलिमेंट। पैराग्राफ जो हमने अभी देखा, सब ब्लॉक लेवल एलिमेंट। जो यूएल है वो ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। सेम इनलाइन एलिमेंट, ट्राई टू रीड दिस। ओके, इनलाइन एलिमेंट क्या करता है, it doesn't start with the new line, it only takes up as much as width necessary। तो ये डिफरेंस है कि ये क्या करता है, हर बार नई लाइन से स्टार्ट होता है। इसके केस में जरूरत नहीं है, वो सेम लाइन पे ही स्टार्ट हो जाता है, उसको जितनी विड्थ चाहिए उतनी ही वो कवर करता है। इवन अभी मैं जरा उसको बॉर्डर लगाता हूँ सो दैट और क्लियर हो जाए कि हमें पता चलेगा वो कितनी स्पेस ऑक्यूपाई करता है।
तो बाकी का निकाल इतना हमें टेक्स्ट की जरूरत नहीं है। तो यहाँ अगर मैं स्टाइल लगाऊंगा और बोलूंगा बॉर्डर 1px सॉलिड, तो ये नोटिस करो इवन उसको स्पेस सिर्फ इतना चाहिए, फिर भी उसने स्पेस कितना ऑक्यूपाई कर लिया, पूरा जितना भी वेट है उसका उसका इसलिए ये जो ब्लॉक लेवल एलिमेंट होते हैं पूरा स्पेस ऑक्यूपाई कर सकते, सो नेक्स्ट एलिमेंट जो होता है वो नेक्स्ट लाइन पे पुश हो जाता है, और उसका डिफॉल्ट बिहेवियर ऐसा है कि वो नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट होता है। बट जहाँ पे इनलाइन की बात आती है वो क्या करते हैं, जितना उसको जरूरत है बस उतना ही वो स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं। So this is the difference between block and inline. कोई डाउट? यहाँ तक कोई डाउट है? ठीक है, अभी इसमें और एक चीज दिखाता हूँ कि लाइक समझो कि मुझे ब्लॉक, ये मेरा ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, मेरा टेक्स्ट थोड़ा मैं बड़ा कर देता हूँ, अभी लाइक 50 कर देता हूँ। ठीक है, तो अभी मुझे कुछ हमारा जो टेक्स्ट दिख रहा है यहाँ पे, ये जो टेक्स्ट दिख रहा है उसमें से कुछ टेक्स्ट मुझे सिर्फ हाईलाइट करना है। जैसे कि मैंने इसमें से कुछ उठाया, पर्टिकुलर कुछ टेक्स्ट मुझे हाईलाइट करना है, तो मैं क्या करूंगा, मैं थोड़ा इसको थोड़ा तो मैं क्या करूंगा, इसमें से किसी टेक्स्ट को हाईलाइट करना है तो div टैग यूज किया और कुछ टेक्स्ट कट पेस्ट, और इस div को मैं कुछ स्टाइल लगा दूंगा, लाइक कलर इज इक्वल टू रेड, बैकग्राउंड इज इक्वल टू ग्रे, ग्रे समथिंग। तो देखो क्या हुआ, ए पी भी जो पैराग्राफ है वो ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, और जो मैंने div इंटर किया वो भी ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। तो जैसे ही मैंने ब्लॉक किया तो इसके बाद क्योंकि वो ब्लॉक लेवल एलिमेंट है वो नेक्स्ट लाइन पे पुश हो गया, और खत्म होने के बाद भी जो नेक्स्ट टेक्स्ट है उसने उसको नेक्स्ट लाइन पे पुश कर दिया। तो ऐसे केस में अगर हमें कुछ यूज करना है, जो एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट में अंदर और कुछ यूज करना होता है ऐसा कुछ बिहेवियर के लिए, तो हम मोस्टली क्या यूज करेंगे, इनलाइन एलिमेंट। तो यहाँ div से ज्यादा बेटर ऑप्शन है स्पैन। अगर मैं स्पैन करता हूँ, दिस इज वन इनलाइन एलिमेंट नॉट ब्लॉक, तो देखो क्या होगा, वो नेक्स्ट लाइन पे पुश नहीं हुआ, जहाँ है बस वही है, और उसने उसमें सीएसएस भी अप्लाई कर दी। तो क्या होता है जब भी हमें पैराग्राफ में या किसी ब्लॉक एलिमेंट में किसी पर्टिकुलर या कुछ स्पेसिफाइड कंटेंट को हमें सीएसएस अप्लाई करनी है या हाईलाइट करना है, तो उस केस में हम स्पैन यूज करेंगे। तो उसका फायदा क्या होता है कि वो इनलाइन एलिमेंट है, तो वो उसका जो है अलाइनमेंट या बाय डिफॉल्ट पोजिशनिंग वो चेंज नहीं होगा, वो वहीं पे रहेगा, और उसको सीएसएस भी अप्लाई हो जाएगा। वही अगर मैं ब्लॉक लेवल एलिमेंट यूज करता हूँ तो क्या होगा, जैसे कि अभी हमने देखा कि वो नेक्स्ट लेवल में पुश हो गया था, और जो नेक्स्ट कंटेंट था उसका उसको भी उसने नेक्स्ट लेवल में पुश कर दिया था क्योंकि वो ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। तो यही कंसिडर करके हमें जब भी कोई एस्टिमेट डिजाइन करना होता है हमें कंसिडर करना पड़ता है कि अभी हमें कौन सा एलिमेंट यूज करना है, लाइक ब्लॉक लेवल और इनलाइन। तो हमेशा ध्यान रखना ब्लॉक लेवल एलिमेंट मोस्टली हम कैसे यूज करते हैं, एज अ कंटेनर। लाइक हमें बहुत सारे टेक्स्ट दिखाना है, इमेज दिखाना है, बहुत कुछ दिखाना है, तो हमें एज अ कंटेनर मैं क्या यूज करूंगा, एक div यूज करूंगा मोस्टली,
और उस कंटेनर में मैं बाकी चीजें दिखाऊंगा कि लाइक मेरे को पैराग्राफ दिखाना है, मुझे कुछ हेडर दिखाना है। तो ऐसे हम साथ उसका यार ब्लॉक लेवल कंटेनर करेंगे, और ये हम नेक्स्ट लाइन पे चाहिए बाकी इमेज रहेगा, कुछ भी रहेगा वो हम इसके अंदर रखेंगे। तो अगर यहाँ तक क्लियर है तो अपन नेक्स्ट डेमो की तरफ जाते हैं, जो जिसपे मैंने डिव कवर किया, डिव स्पैन क्लास एंड आईडी। यहाँ तक क्लियर है, ब्लॉक एंड इनलाइन, या कुछ डाउट है? ठीक है, आई थिंक सब क्लियर है, तो मैं नेक्स्ट टॉपिक पे जाता हूँ। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। मुझे डेवलप करता हूँ मैं। तो मैंने एक डिव लिया, मैं दिखाई, तो ये मुझे एक्सपेक्टेड क्या है, एक डिव लिया, उसमें लिखा h1, वेलकम टू कोड बाय चॉइस। डिजाइन करने दो, बाद में फिर एक्सप्लेन करता हूँ कि कर क्या रहा हूँ एक एक चीज। दूसरा डिव लिया, अभी ये जो है, ये डिव, ये एक्चुअली हेडर है, तो मैं इसको आईडी देता हूँ। आईडी का मीनिंग क्या है मैं अभी बताता हूँ, तो इसमें जिद लिखने दो। सो मेन हेडर का आईडी मोस्टली हम तब यूज करते हैं कि हमें किसी ब्लॉक को एक यूनिक आईडी देना है, तो हम आईडी यूज करते हैं, सो दैट बाद में कभी भी हम काम आए तो वो सेम आईडी यूज करके हम उस एलिमेंट को आइडेंटिफाई कर पाए, और उसको जो भी सीएसएस अप्लाई करनी है वो कर सकते हैं। तो यूजुअली हम आईडी हमेशा यूनिक रखते हैं। मैं एक और डिव लिखता हूँ, उसको आईडी देता हूँ मेन नेविगेशन। इसमें मैं नेविगेशन मेनू डालने वाला हूँ, तो मेनू के लिए मोस्टली हम यूएल यूज करते हैं, li होम। ये सब हम टैग पहले यूज कर चुके हैं, इसलिए मैं ज्यादा डिटेल में एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि सारे टैग हम कर चुके हैं यूज। अगर कुछ प्रॉब्लम है तो चैट बॉक्स में एंटर करो। कॉन्टैक्ट, देन एक और डिव लेता हूँ, इसका नाम रहेगा कॉन्टैक्ट, इसमें मैं कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूंगा।
ओके, सॉरी, H3 कॉन्टैक्ट और ईमेल। एक और सेक्शन डालता हूँ जिसमें हमारा कंटेंट रहेगा, तो मैं एक और डिव ऐड कर रहा हूँ बीच में। यहाँ मैं हर बार आईडी मेंशन कर रहा हूँ, तो यहाँ शॉर्टकट भी है। अगर मेरी डिव के साथ डायरेक्टली आईडी के साथ टैग करना है तो मैं क्या लिखूंगा, डिव हैश जो भी मुझे आईडी देना है, तो क्या करेगा, मुझे डिव क्रिएट करेगा विथ आईडी। लेट्स सी इट अगेन, शॉर्टकट है उसका, देखो डिव हैश जो भी आईडी चाहिए, और लास्ट में मैं जस्ट एक कॉपीराइट डाल देता हूँ जो मोस्टली हमारे हर साइट पे होता है। तो डिव हैश फुटर कॉपीराइट। तो मैंने क्या किया है, मैंने अलग अलग डिव बनाए। जैसे मेरा ये पहला डिव हो गया जिसको मैंने एक आईडी दिया मेन डॉट हेडर, तो उसमें एक H1 डाल दिया, कोड बाय चॉइस और एक दूसरा डिव लिया, उसमें मैंने ये नेविगेशन डाल रहे जो हमारे मेनू हमें चाहिए, तो थोड़ा लिंक दे देता हूँ इंस्टेड ऑफ डायरेक्टली पुटिंग दैट थिंग। मैं उसको HTML में लिखता हूँ सो दैट वो लिंक की तरह दिखे। होम, तो जैसे अभी लिंक आ गई है क्योंकि मैंने href यूज किया है, तो मैं नीचे भी सारे जो लिस्ट के ऑप्शन से मैं लिंक इसमें डाल देता हूँ, कॉन्टैक्ट इसका ही। तो नाउ दिस लुक्स लाइक लिंक जो हमें एज ए मेनू यूज करने हैं। तो हम क्या 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 किया है, पहला एक डिव लिया जिसमें मैंने हेडर डाला, दूसरा एक डिव लिया जिसमें मैंने सिंपल अनऑर्डर्ड लिस्ट यूज की फॉर दिस, तीसरा जिसमें जस्ट नॉर्मल कंटेंट डाला है हमने जो मुझे दिखाना है, चौथा कॉन्टैक्ट और लास्ट में कॉपीराइट। तो क्या होता है जब भी हम कोई भी पेज डेवलप करते हैं तो मोस्टली अगर देखा है तो हमारा स्ट्रक्चर कुछ ऐसा ही होता है कि सबसे बार कोई भी साइड ओपन कर लिया, जैसे कि ये साइड ओपन किया तो यहाँ मेनू आ गए और हेडर आ गया, सबसे लास्ट में फुटर रहता है कॉपीराइट्स का जो हमने दिया है, बीच में कुछ कंटेंट जो हमने जस्ट नॉर्मल अभी अबाउट के लिए दिया है, और नेविगेशन के लिए मेनू। तो हमने कुछ वैसे ही बनाया है अभी के लिए। तो अभी मुझे बताना है कि व्हाट इज आईडी एंड व्हाट इज क्लासेस। तो पहला टॉपिक है, तो आईडी क्या होता है, हर ब्लॉक का हमने एक यूनिक आईडी दिया है। तो अगर मुझे सीएसएस अप्लाई करनी है तो सीएसएस हम दो तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। एक तो मैंने बताया था स्टाइल एट्रीब्यूट यूज करके, या हेडर में जाके स्टाइल टैग यूज करके। तो जो स्पेसिफिकली इसको अगर कुछ सीएसएस अप्लाई करनी है
तो मैं क्या करूंगा, क्योंकि ये आईडी है तो आईडी के लिए हम क्या यूज करते हैं, हैश। तो क्या लिखा मैंने, हैश मेन हेडर। और अगर मैं उसको लिखूंगा बॉर्डर 1px सॉलिड, उसका मैं बोल रहा हूँ बैकग्राउंड, तो देखो क्या हुआ। तो जैसे मैंने मेन हेडर बोला तो ये जो सीएसएस हुआ, सिर्फ अप्लाई किसको हुआ, ये हुआ, इसको हुआ। तो अब ऐसे ही मुझे मेन डेव के लिखना है, तो मैं क्या करूंगा, कॉपी किया और यहाँ मैं लिखा मेन नेव। क्या हुआ, इसको क्यों अप्लाई नहीं हुआ, तो स्पेलिंग कर लेते हैं, तो इसको भी अप्लाई हो गया। अगर मुझे उसका कुछ अलग करना है, जो उसका बैकग्राउंड है, तो मैं बैकग्राउंड चेंज कर सकता हूँ यहाँ से। कंसिडर मैं इसका बैकग्राउंड कुछ और करता। तो देखो, तो आईडी का यूज इसलिए होता है कि लाइक किसी स्पेसिफिक ब्लॉक को हमें कुछ देना है, तो हम मोस्टली आईडी यूज करते हैं क्योंकि वो यूनिक रहेगा। अभी के लिए मैं सेम रखता हूँ। और क्लास क्या होते हैं, कभी कभी होता है कि हमें सेम सीएसएस बहुत सारे जगह पे अप्लाई करनी होती है, तो उस केस में हम क्लासेस यूज करते हैं। ऐसे नहीं कि हम आईडी मल्टीपल, सेम आईडी मल्टीपल जगह दे नहीं सकते, ऑफ कोर्स दे सकते हैं। ऐसा कुछ रूल नहीं है कि आप कर नहीं सकते हो। ये मैं कमेंट कर दिया फिर भी ये चलेगा क्योंकि दोनों का आईडी सेम है। बट यूजुअली भाई फॉर बेस्ट प्रैक्टिसेस हम आईडी कभी भी यूनिक रखते हैं, सो दैट हम आइडेंटिफाई कर पाए कि कौन सा आईडी किस ब्लॉक को है। और क्लासेस जो है वो हम रिपीट लिखते हैं। तो अगर मुझे सेम सीएस बहुत सारी जगह पे अप्लाई करनी है, तो उस केस में मैं आईडी रिपीट नहीं करूंगा, मैं क्या करूंगा, क्लास वहां पे लिखूंगा क्लास, उसको मैं कुछ नाम दूंगा कार्ड या कुछ, सेम सेम क्लास में यहाँ भी डाल दूंगा, यहाँ भी डाल दूंगा। तो उसका फायदा क्या होगा, अगर मैं यहाँ लिख रहा हूँ, जैसे आईडी के लिए मैंने हैश यूज किया, अगर मुझे क्लास यूज करना है तो मैं क्या करूंगा, डॉट कार्ड, तो सेम ही कॉपी करता हूँ। तो चेक करो कि जहां जहां मैंने क्लास अप्लाई किया है कार्ड, सबको अप्लाई हो गया है सीएसएस। इसको नहीं हुआ, किसका, इसका नहीं है, तो इसको भी मैं यहाँ क्लास डाल देता हूँ। तो यही दो डिफरेंस है मेनली क्लास और आईडी में, कि जो दोनों एट्रीब्यूट है जो यूज करके हम सीएसएस अप्लाई करते हैं। और वो जो इसको हम सिलेक्टर बोलते हैं, लाइक ये जो हैश है या डॉट है, जो हमने क्लास नेम दिया उसको हम सिलेक्टर बोलते हैं इन सीएसएस। तो सिलेक्टर का यूज क्या है कि वो सिलेक्टर यूज करके हम आइडेंटिफाई करते हैं कि किस एचटीएमएल एलिमेंट को हमें सीएसएस अप्लाई करनी है। जैसे कि मैंने यहाँ लिखा डॉट कार्ड, तो क्या करेगा, एचटीएमएल एलिमेंट में जाएगा और चेक करेगा कि वहां कौन कौन से एचटीएमएल एलिमेंट है जिसका क्लास इज इक्वल टू कार्ड, और उसको ये सीएसएस अप्लाई कर देगा। सेम विथ हैश ऑल्सो, अगर मैं हैश यूज कर रहा हूँ तो चेक करेगा कि हमारे एचटीएमएल में कौन कौन से एलिमेंट्स है
जिसका आईडी इज मेन हेडर, और उसको ये जो सीएसएस है वो अप्लाई कर देगा। यहां तक क्लियर है? लाइक आईडी क्यों यूज होता है और हैश क्यों यूज, क्लास क्यों यूज होता है? तो भी मैं ये निकाल देता हूँ, इसकी जरूरत वैसे भी नहीं है क्योंकि सबको मैंने क्लास क्लास लगा दिया है, तो आईडी की जरूरत नहीं है। दिस विल वर्क सेम। तो सी वो क्या कर रहा है, सारे उसने ब्लॉक, जो भी ब्लॉक लेवल एलिमेंट है हमारे, उसको हमने सीएस से अप्लाई कर दिया। और भी कुछ थोड़े थोड़े बहुत चेंजेस डाल सकते हैं, जैसे कि मैं एक काम करता हूँ, थोड़ा मार्जिन डाल देता हूँ। मैं बाद में सारा डिटेल में जाऊंगा, बट मैं थोड़ा जस्ट थोड़ा अच्छा दिखने के लिए कर रहा हूँ। 10px। तो एक एक बताता हूँ कि मार्जिन से क्या हुआ और पैडिंग से क्या हुआ। पहले मार्जिन डालता हूँ, उससे पैडिंग हटा देता हूँ। तो अभी मैं अगर मार्जिन डाल रहा हूँ, मार्जिन बॉटम, तो देखना जितने भी ड्यू है इसका बॉटम मार्जिन बढ़ जाएगा 10px। तो डिफरेंस देखना कि इसने मार्जिन जो है इसका, इसका जो बॉटम मार्जिन है उसने 10px बढ़ा दिया। पहले ये डायरेक्टली इसको बहुत पास था। अगर मैं इसको रिमूव कर देता हूँ तो इस लाइक पास पास था, बट मैंने इसको अगर मार्जिन बॉटम बोला तो इसने क्या किया, बॉटम का जो मार्जिन है 10 पिक्सल से बढ़ा दिया, तो उसमें मार्जिन में हर जगह स्पेस आ गया। और अगर मैं पैडिंग बोल रहा हूँ, तो पैडिंग से क्या होता है, मार्जिन इज लाइक ये एक एलिमेंट है, ये दूसरा एलिमेंट है, उन दोनों के बीच जो स्पेस है उसका मार्जिन बोलते हैं। और पैडिंग इन द सेंस, ये जो डिव एलिमेंट है, एलिमेंट के अंदर मेरे बॉर्डर, मेरा बॉर्डर जो है वहां से जो एक्चुअल कंटेंट है उसमें कितना स्पेस होना चाहिए। तो उसने जैसे मैंने 20 बोला तो इधर से इसने 20 स्पेस नीचे मुझे ढकल दिया, यहाँ से 20 स्पेस रह गया, यहाँ से 20, यहाँ से 20। और मार्जिन का मतलब ये जो एलिमेंट है और ये जो एलिमेंट है उसके बीच का जो स्पेस। So basically margin is outer and padding is inner। उस ब्लॉक के अंदर आपको बॉर्डर से कितना स्पेस रखना है वो हम पैडिंग में मेंशन करते हैं। तो पहले से थोड़ा अच्छा दिख रहा है ये अभी। तो ये सब मैं सिर्फ क्या कर रहा हूँ, इस क्लास को अप्लाई कर रहा हूँ। अगर मुझे कुछ और हाईलाइट भी करना है, जैसे मैंने यूज किया था स्पैन, तो मैं यहाँ भी कर सकता हूँ। अगर मुझे पैराग्राफ में किसी पर्टिकुलर स्टेटमेंट को अगर हाईलाइट करना है तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैंने कुछ कॉपी करूंगा, मैं बोलूंगा स्पैन, क्योंकि मैंने अभी दिखाया था कि हम डिव क्यों नहीं यूज कर सकते। अगर डी यूज करता हूँ तो ब्लॉक लेवल एलिमेंट है वो बाकी जो एलिमेंट है उसको नेक्स्ट लाइन पे पुश कर देगा। उसको कुछ सीएसएस अप्लाई नहीं किए इसलिए वो कुछ दिखा नहीं रहा है। तो मैं यहाँ पे एक सिंपल क्लास डाल देता हूँ, और यहाँ स्टाइल नहीं करूंगा यूज, डायरेक्टली मैं यहाँ वो क्लास यूज करके उसको अप्लाई करूंगा। जैसे कि मैं बोलूंगा कलर येलो, तो उसका कलर चेंज हो जाएगा। तो उसको बोलूंगा बैकग्राउंड कलर ब्लैक। तो ऐसे हम ये जो सिलेक्टर्स है लाइक आईडी और
क्लास यूज करके CSS अप्लाई कर सकते हैं। दिस इज नॉट अ बेटर अप्रोच कि हम यहाँ पे स्टाइल एट्रीब्यूट यूज करके उसको कुछ कलर या जो भी दे। इट्स नॉट अ गुड अप्रोच। ऑलवेज गो विद दिस अप्रोच। यहाँ क्लास अप्लाई करो या आईडी और वहां पे उसको मेंशन करो। तो इसका फायदा ये होगा, अगर हमें कुछ भी चेंज करना है, लाइक मुझे बैकग्राउंड कलर अभी रेड लेना है, मैं यहाँ रेड करूंगा तो वो सारे जगह एक पे इम्प्लीमेंट हो जाएगा। मुझे हर जगह जाके कॉपी पेस्ट करना नहीं पड़ेगा। जहां जहाँ पे ये क्लास मेंशन है वो अपने आप हो जाएगा। बट अगर मैं यहाँ पे स्टाइल एट्रीब्यूट यूज कर रहा हूँ तो मुझे हर केस में हर जगह जाके चेंजेस करने पड़ेंगे। इसलिए वो फिजिबल ऑप्शन नहीं है। जैसे कि अभी मैंने यहाँ चेंज किया और सेव किया, सर जगह पे चेंजेस अप्लाई हो गए। बट अगर वो वहां पे जाके करते हैं स्टाइल एट्रीब्यूट तो हमें हर जगह जाके चेंज करना पड़ेगा। यहाँ तक क्लियर है कि लाइक आईडी क्या होता है, क्लास क्या होता है? अगर कुछ होता है तो क्वेश्चन करो। ये बॉर्डर ये प्रॉपर्टीज की तरफ ध्यान मत दो, हम सारे डिटेल में कवर करेंगे। मेरा आज का टॉपिक यही था कि लाइक क्लास क्या होता है और आईडी क्या होता है। ये प्रॉपर्टी डिटेल में हम सीखेंगे बाद में। कोई डाउट कुछ भी कि ये मैंने कैसे किया? ये जो दिख रहा है, तो हमने खाली अलग अलग ब्लॉक एलिमेंट बनाए यूजिंग div और div में कंटेंट डाला। कि जैसे कि मैंने एक हेडर का एक ब्लॉक बनाया, उसमें सिर्फ हेडर की इन्फॉर्मेशन डाली। नेविगेशन का इसमें सिर्फ नेविगेशन की इन्फॉर्मेशन डाली। बाद में अबाउट, उसमें मैंने h3 लिया और एक पैराग्राफ। एक और div बनाया, उसमें सिर्फ कॉन्टेक्ट रहेगा और लास्ट में फुटर। इसको बाद में हम और CSS अप्लाई करेंगे। बट यहाँ तक क्लियर है? कुछ भी डाउट? ठीक है। ठीक है, अगर यहाँ तक क्लियर है तो आई थिंक वी आर डन फॉर टुडे। तो अपन कल इसके आगे का टॉपिक लेंगे जिसमें बेसिक सिलेक्टर्स है कि लाइक CSS कौन कौन से होते हैं। जैसे कि आज मैंने CSS को दो सिलेक्टर यूज किए, वन वाज डॉट एंड सेकंड वाज हैश। तो अपन कल देखेंगे